सर, सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है। हम बात कर रहे हैं जो बयानात आ रहे हैं कौमी असम्बली से इस सारे वाक़े के हवाले से, जो अभिनंदन को पकड़े जाने के हवाले से और उसके हवाले से उसको रिलीज़ जो किया गया। आप ये बताइए सर कि सियासतदानों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी सियासत को करने के लिए इस किस्म के जो राज हैं, राज और न्याज की नेशनल जो सीक्रेट्स हैं, उनको इस किस्म के फोरम पे आकर डिस्कस करें। देखिए जी, बात यह है कोई चीज़ राज और न्याज की नहीं होती है। जो पार्लियामेंट में आप बात कहते हैं वो गैलरियों में बैठे हुए लोग सुनते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, और गैर मुल्की अखबार नवीस भी आपकी प्रेस गैलरीज में होते हैं। तो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया राज और न्याज, मेरे नहीं ख्याल के राज और न्याज की चीज़ें इस तरह असेंबली के फ्लोर पे डिस्कस की जाती हैं। हाँ, आप उसको पॉलिसी डिसीजन के तौर पर तो कर सकते हो, लेकिन ये जो डिबेट शुरू हुई है कल से, और जिसका अंजाम आज ये है कि हिंदुस्तान का जो टेलीविज़न है वो बहुत देर से इस पर तबसरा कर रहा है और हमारे को झूठा साबित कर रहा है। और हमारा जो भी एफिडेविट, ये जो हमने पिछले दिनों एक कोशिश की है, वो कह रहा है कि इन्होंने झूठ बोला है। अब बताएं कि आप क्या तजवीज़ करती हैं, क्या करना चाहिए था? सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, बल्कि किसी एक के लिए भी ज़रूरी नहीं है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐसी गुफ्तगू नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो कैमरा सेशन में होती है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि ये जो कुलभूषण को पकड़ा जाना है और उसके बाद कुलभूषण की जो रिलीज़ है, इसके हवाले से भी हमने देखा कि हुकूमती बहुत सारे ऐसे सरबराहान हैं, वो भी इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अपोजिशन कहती है जी जो कुलभूषण को पकड़ा, जो जासूस है, जो इसको बलूचिस्तान के इलाके से पकड़ा गया, खाली अभिनंदन की बात नहीं है, उसके ऊपर भी हमने देखा कि दोनों साइडों से जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो इसमें सिर्फ अपोजिशन नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट भी है शामिल। तो वो चाहे अभिनंदन हो या वो चाहे कुलभूषण हो, इन मामलात पे सियासतदान करते क्यों हैं, ये हमें कुछ बताइए कि उनको क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जी वो इस किस्म की बातों के ऊपर जो है पॉलिटिक्स करें। 1000 बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हो सकती है बात। असल में वो ना तो गंदम पर बात करना चाहते हैं, ना वो चावल पे बात करना चाहते हैं, ना वो बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं हॉस्पिटल्स पे, ना वो दवाइयों के महंगे होने पे बात करना चाहते हैं। उनके पास दो बातें रह गई हैं, एक दूसरे को चोर चोर कहना और एक दूसरे को हिंदुस्तान का एजेंट साबित करना। इसमें वो किस हद तक कामयाब है दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। और जहाँ तक आपने कुलभूषण की बात की, अब वो कुलभूषण का जो मामला है वो एक इंटरनेशनल हैसियत अख्तियार कर चुका है। हमें देखना होगा कि हमारे पर कौन सी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और हमने उन बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए उस जासूस को क्या सजा देनी है, ये आने वाला वक्त साबित करेगा और वक्त बताएगा कि इसका क्या तरीकाकार होगा। ये जो अभिनंदन वाला सर वाक़या हुआ, इस वाक़े में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का उस वक्त एक इमेज गया। इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस से ही कहा कि मैं उसको जो है रिलीज़ करने का ऐलान करता हूँ। तो जो एक ओवरऑल पाकिस्तान ने एक पीस लविंग कंट्री के हवाले से एक अचीवमेंट की थी, यहाँ पाकिस्तान का उस वक्त बोलबाला था कि जी बड़ा अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान ने जो दिया है। आपको लगता नहीं है कि वो कुछ हद तक डिमिनिश हुआ है इस किस्म की स्टेटमेंट से, इस किस्म के बयान से? मुझे आप ये बताएंगे, जो आपने मोहब्बत का ये पैगाम दिया, उसके जवाब में मोहब्बत का कौन सा पैगाम हिंदुस्तान की तरफ से आपको मिला, जिस पे मैं बतौर कौम कह सकूं कि ये जो मैंने बार्गेन की थी, मेरी ये बार्गेन दुरुस्त थी? हमें ये भी देखना होगा ना। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, रियासतों के तल्लुकात एक तरफा नहीं हो सकते। रियासतें जो होती हैं वो तल्लुकात को बाहमी तौर पे देखती हैं और अपने अपने मुफाद के ताबे देखती हैं। अगर किसी का ये ख्याल था कि हम उसको रिहा कर देंगे तो उधर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उधर से कुछ ऐसे ही कैदी रिहा कर दिए जाएंगे जो बेचारे सिविलियन हैं और जिंदगी की आखिरी दिन गुजार रहे हैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मैज बना पर कि उन्होंने बॉर्डर पास गलती से कर लिया था, अगर वो छोड़ दिए जाते तो मुझे इत्तेफाक होता आपकी बात से। लेकिन सवाल है कि उस दिन से जो मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ हैं उसका कुछ तो जवाब देना ना सर। अब अगर वो गलत कर रहा है या वो एग्रेसिव या ऑपरेशन या इस किस्म के ऑब्सेशन के साथ इस खित्ते को डील कर रहे हैं इंडिया, तो हमारे वज़ीर आज़म ने तो यही पॉलिसी अडॉप्ट की। उन्होंने कहा कि जी अगर वो इस किस्म की हरकत करे, हमने उसका जवाब ऐसे नहीं दिया। मुझे आपके वज़ीर आज़म की पॉलिसी के अडॉप्ट करने पर कोई इतराज़ नहीं जी,
अब ये एक डिबेट अलग है कि क्या आपका वजीर आजम बतौर फर्द ये पॉलिसी डिसीजन ले सकता था या नहीं ले सकता था। ये आने वाली तारीख बताएगी, किताबें बताएंगी उनमें क्या लिखा जाता है, क्या वाकयात हुए, उन लम्हों में क्या होता रहा, उन घंटों में क्या होता रहा, अमेरिका क्या करता रहा, आप क्या करते रहे, अंदर से आप पर क्या दबाव था, बाहर से आप पर क्या दबाव था, ये आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हमने जो किया दुरुस्त किया होगा, लेकिन उसके तबादले में कम से कम हमारे उन ही लोगों को वो रिहा कर देते जिनका फौज से कोई तल्लुक नहीं है, जिनका इस जंग से कोई तल्लुक नहीं है, वो गरीब बॉर्डर पार करके गए हैं, सारी उम्र से उनकी कैदों में जेलों में कैद गुजार रहे हैं, उनको रिहा कर देते। और फिर क्या रिस्पॉन्स आया, 370 का जो खात्मा किया उन्होंने, और आज जो सूरत हाल कश्मीर की है, देखें जज्बात और चीज हैं, एक जारी अमल तल्लुकात का और होता है, खारजा पॉलिसी में दो तरफा होती है, गिव एंड टेक, एक तरफा नहीं हो सकती है। और अगर आप एक तरफा करते हैं तो फिर कौम तो सवाल करेगी और कौम जवाब भी मांगेगी, भला आज आप ना जवाब दें। और ये गलत फहमी होती है कि हमें जवाब सुबह चाहिए। अगर इतना सुबह जवाब देना होता तो जो हम इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, और जो हम जासूसों की कहानियां पढ़ते हैं और उनके जो पॉलिसी डिसीजंस पढ़ते हैं, तो फिर किताबें लिखने का क्या फायदा था, और तारीख में वो बातें क्यों छुपाई जाती हैं, और ये दुनिया के ममालिक में ये कानून क्यों है कि कुछ चीज़ों को इतने साल तक वो खुफिया रखते हैं, और वही चीज़ें जो खुफिया होती हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद ओपन कर दी जाती हैं। तो हमें सोचना होगा, जज्बाती तौर पे जो हम बिहेव कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये मुनासिब नहीं है दोनों तरफ से। मैं पिछले प्रोसीडिंग देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कि ये तो एक स्कूल के बच्चों से बदतर रद्द-ए-अमल है। अगर एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने उसका जवाब फौरन वहीं पे खड़े होकर देना है, ये कोई तरीका नहीं है। आज तो फवाद चौधरी साहब का सर बयान है, मैं आपको बयान एज इट इज़ बता दूं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है पुलवामा के ऊपर तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने सपोर्ट का कहा था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर के जी हम इसको कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए था ऐसा अटैक, लेकिन हम इसकी इन्वेस्टिगेशन या हमारे पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम उसके अंदर आपकी सपोर्ट करने को तैयार हैं, आपको जो मदद चाहिए हम फराहम करने को तैयार हैं। तो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सिर्फ अपोजिशन नहीं है, हुकूमत है, वफाकी वज़ीर हैं, वो आज स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दी है, कुछ देर पहले हमने उनकी स्टेटमेंट चलाई भी अभी प्रोग्राम के अंदर। तो दोनों जानिब से काम हो रहा है। मैंने दोस्त यही कह रहा है, मैंने यही कहा गालिबन, मैंने यही कहा कि दोनों तरफ से अगर ये बचगाना हरकत हो रही है इसका नुकसान होगा, और कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है इसका फैसला सुबह नहीं होता, तारीख की किताबों में होता है, वक्त लगता है। जब पहली दफा रूस के खुर्शेफ ने अपना जूता उतार के असेंबली में अपना ये यूएनओ में मेज पे मारा था, तो उसकी वजह बहुत बाद में पता लगी थी क्या थी, कि जब यहां से U2 उड़ाया गया पेशावर के करीब से, तो उस वाक़े का जो तफसीलात हैं, कौन उड़ाने वाला था, पायलट कौन था, हाइट कितनी थी, चीज क्या थी, बड़े अरसे के बाद पता लगा था। तो कुछ चीजें हैं जो तारीख को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो रवैया ये गलत है। मैं इस रवैये से इत्तेफाक नहीं करता, और मैं मानता हूं कि जो इस किस्म की पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक, अगर उनको जेर बहस लाना ही है तो वो बंद कमरे में होता है। और हमारी खुद इस पार्लियामेंट ने जब उसामा बिन लादेन वाला वाकया हुआ, जो ब्रीफिंग दी अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों ने, तो वो अपना कैमरा ब्रीफिंग थी, होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारे जो हमारा एक्शन है उसका क्या फायदा हमारे मुल्क पे है, क्या नुकसान हमारे मुल्क पे है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो भारत की इतनी जारहाना पॉलिसी, इतना जारहाना अंदाज है खित्ते के अंदर, जो उनका ऑपरेशन है, इसका भारत को क्या और किस हद तक फ़ायदा हो रहा है? देखिए, पहली बात है कि भारत में इस वक्त जो हुकूमत बरसे-इक़्तिदार है, जो पार्टी, उसने अपने आप को छुपाया कभी नहीं। RSS की वो एक सबसे बड़ी शक्ल आपके सामने है। आज भी वो नेकरे पहन के परेड करते हैं। उन्होंने हमें तस्लीम किया ही नहीं बतौर एक आज़ाद रियासत के। वो हिंदुस्तान की इस तकसीम के खिलाफ हैं। वो उसको समझते हैं कि ये एक ऐसी धरती थी जिसकी तकसीम होनी ही नहीं चाहिए थी सिर से।
और दूसरा वो मुसलमानों के खिलाफ एक खास बुग़्ज़ रखते हैं। हालांकि मुसलमानों ने अपने इतने लंबे दौरे हुकूमत में ऐसी बहुत कम हरकत की होंगी कि उनको फोर्स किया हो कि उन्होंने अपना मजहब छोड़ा हो या उनको उनके दीन से दूर ले गए हों या जबरिया कुछ हो। और अगर कोई ऐसी चीजें थी तो फिर एक ऐसा दौर भी वहां पे आया मुसलमानों के ही रियासत में और मुसलमानों के ही दौर में कि काफी चीजें मतलब जजिया तक लिया जाता था तो वो खत्म कर दिया गया। लेकिन वो जो पार्टी है वो हमसे 800 साल, 1000 साल, 600 साल का बदला लेना चाहती है। अब उस बदले का जवाब तो दुनिया को सोचना चाहिए ना। मैं तो पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि दुनिया भी अजीब चीज है कि जब यूनाइटेड नेशन बनाई गई तो इसलिए बनाई गई कि छोटे मुल्क तबाह ना किए जाएं, उन पे कब्जा ना किया जाए, उन पे जारियत ना की जाए, उनकी जो हैसियत है उसको खत्म ना किया जाए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो यूनाइटेड नेशन बनने के बाद 2 टुकड़े कर दिया गया और दुनिया ये तमाशा देखती रही। और ये तमाम जो इतनी इंसानियत की हमदर्दी की हुकूमतें हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं और रसूलों की बात करती हैं तो इन्होंने हमारी क्या मदद की थी? तो हिंदुस्तान के साथ इसलिए है वो हमसे बड़ी पावर है, इक्तिसादी खेल है, उनका माल बिकता है, वो बड़ी मंडी है, 100 अरब की वो मंडी है, आपके पास 22 करोड़ की मंडी है। ये सारे का सारा दुनिया में जो खेल हो रहा है इसमें इक्तिसादी जो फैक्टर है वो बड़ा अहम है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ये तो फिर पॉलिटिकली भी तो बहुत आइसोलेट हो रहा है। इंडिया का कोई अच्छा दुनिया में इमेज तो नहीं जा रहा है। एक शिद्दत पसंद मुल्क के तौर पे आरएसएस का जिसका आपने जिक्र किया, दुनिया में ये भी तो इमेज जा रहा है। तो उन्होंने ये क्या दोनों चीज़ों को टटोला है? उन्होंने कहा कि जी एक तरफ आइसोलेशन और एक तरफ जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। तो आपके ख्याल से उन्होंने आइसोलेशन को रद्द किया और उन्होंने कहा जी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ऐसा है कुछ? मैं तो उसमें आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि वो आइसोलेट हुआ है। अगर वो आइसोलेशन में होता तो इस वक्त हमारी पोजीशन कम से कम 370 के ऊपर मुख्तलिफ होती, क्योंकि जो 370 का इशू है ये एक इंटरनेशनल कमिटमेंट भी थी कि वहां की डेमोग्राफी को चेंज नहीं किया जाएगा। ये कमिटमेंट है बैनुल अक़वामी भी हमारे साथ। तो आप कहते हैं कि वो आइसोलेट हो रहा है, तो अगर वो आइसोलेट हो रहा है तो वो दुनिया के ममालिक क्यों खामोश है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मसलन आज से 10 साल या 20 साल के बाद मान लेता है वो बज़ाहिर कि जी ठीक है वहां पे आके रायशुमारी करवा लें। जब वो रायशुमारी आज से 10 या 20 साल के बाद की होगी तो जो लोग वोट उसमें कास्ट करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि उसमें हिंदुओं की अक्सरियत हो सकती है। तो आप आइसोलेशन की बात करते हैं, मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक आइसोलेट हुआ है। और आपके सामने कोई ऐसी बात तो नहीं मैं कर रहा जो आपके इल्म में ना हो। मतलब आप पढ़ते हैं, आप चीजों को भी देखते हैं, उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया सर हमारे साथ।